गुड इवनिंग एवरीवन। एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल तक हम लोगों ने सेरेब्रम पूरा पढ़ लिया था और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है बेसल गैंग्लिया। आज हम लोग बेसल गैंग्लिया के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे और आगे भी हम लोग आज मिड ब्रेन और आपका हैंड ब्रेन पूरा आज उसको कंप्लीट कर देंगे। तो चैनल के साथ साथ बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी होगी। तो इसको साथ साथ देखते ज़रूर रहिएगा कि बेसल गैंग्लिया क्या होता है और आगे आपके हैंड ब्रेन और आपका फोर ब्रेन तो ये कंप्लीट होने जा रहा है अभी, और इसके बाद आपका हैंड ब्रेन और मिड ब्रेन सारी चीज़ें आज कंप्लीट हो जाएंगी और कल आपका क्रेनियल नर्व स्टार्ट होगा। तो बात कर लेते हैं बेसल गैंग्लिया की। जैसा कि पहले ही आप सबको बताया गया था कि सिर्फ और सिर्फ सेरिब्रम को छोड़ के जो भी अदर ऑर्गन्स हैं उसका जो आउटर मैटर है वो किस कलर का होगा? जो भी अदर हैं उनका आउटर मैटर होगा वाइट कलर का। वाइट होगा। और जो इनर मैटर है वो क्या होगा? वो ग्रे होगा। जितने भी हैं वो। तो जो ये इमेज देख रहे हैं इसमें जो आपका ये हिस्सा है, ये हिस्सा आपका क्या कहलाएगा? बेसल गैंग्लिया। और आपका ये हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा? थैलेमस कहलाएगा। ये है आपका थैलेमस एरिया। सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये आपका जो ये एरिया है ये आपका कहलाएगा सबस्टेंशिया नाइग्रा। अभी इन सब के फंक्शंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आप अभी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा इनका, ये क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। तो ये है आपका बेसल गैंग्लिया का स्ट्रक्चर। बेसल गैंग्लिया बेसल गैंग्लिया जो है सबस्टेंशिया नाइग्रा अपने पास रखता है, जो कि पार्स कॉम्पैक्टा और पार्स रेक्टिकुलेटा बनाता है। तो कौन सी चीज़ क्या इम्प्रूव करेगी, क्या डिक्रीज़ करेगी, ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। क्लियर? तो जितनी भी गैंग्लिया हैं हमारे पास, जितनी भी गैंग्लिया हैं वो सारी जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, वही है हमारी कौन सी? बेसल गैंग्लिया। तो जब सेल बॉडी जो है सीएनएस में ग्रुप में होती है तो वो न्यूक्लियाई कहलाती है, लेकिन अगर वही सेल बॉडी जो है आपकी क्या होती है? पीएनएस के ग्रुप में पीएनएस के ग्रुप में यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है तो वो आपकी गैंग्लिया कहलाएगी। क्लियर? वो क्या कहलाएगी? आपकी गैंग्लिया कहलाएगी। और जो सीएनएस में होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी सेल बॉडी, वो आपकी न्यूक्लियाई कहलाएगी। तो ये बात हो गई। एक चीज़ नोट कर लीजिएगा स्टार मार्क करके, ऑल गैंग्लिया आर प्रेजेंट इन पीएनएस एक्सेप्ट व्हाट? बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया को छोड़ के बाकी जितनी भी गैंग्लियाज हैं वो किस में प्रेजेंट होंगी? आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होंगी। और बेसल गैंग्लिया क्या कंटेन करता है आपको पता है? अभी बताया। उसमें क्या होता है? सबस्टेंशिया नाइग्रा। अब बात कर लेते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा क्या होता है। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं। इसके दो पार्ट हो गए। एक हो गया आपका पार्स कॉम्पैक्टा और एक हो गया आपका पार्स रेक्टिकुलेटा। तो जो आपका पार्स कॉम्पैक्टा होता है वो क्या होता है? पार्स कॉम्पैक्टा जो होता है वो डोपामिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आपका जो पार्स कॉम्पैक्टा है वो डोपामिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और इससे क्या होता है? बॉडी मूवमेंट इनिशिएट होते हैं। बॉडी मूवमेंट क्या होंगे? आपके इनिशिएट होंगे।
और आपका जो पार्स रेक्टिकुलेटा है ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये आपका करता है गाबा का फॉर्मेशन करता है। और इससे क्या होता है, मूड और इमोशंस क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल मूड एंड इमोशंस, ये आपका इससे होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इसकी फंक्शंस के बारे में, डोपामिन और गाबा के। तो जो आपका डोपामिन होता है वो अगर डोपामिन आपका बढ़ जाए या फिर डोपामिन आपका कम हो जाए, तो डोपामिन आपका बढ़ जाता है तो क्या होता है आपका सीजोफ्रेनिया, सबने नाम सुना होगा सीजोफ्रेनिया का, साइकेट्री में हम लोग पढ़ेंगे। और जो अब आपका डोपामिन घट जाता है तो उसमें क्या होता है, पार्किंसंस होता है, पार्किंसंस डिजीज़ होती है। तो ये हो गया डोपामिन का लेवल। अगर डोपामिन का लेवल बढ़ता है तो सीजोफ्रेनिया होता है, कम होता है तो पार्किंसम होता है। और वही अगर गाबा जो है, गाबा का लेवल अगर आपका घट जाए तो एक बहुत ही ख़ास बीमारी होती है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है साइकेट्रिक इलनेस, दैट इज़ एंजाइटी। तो ये है आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा, जिसके जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, एक तो आपका हो गया पार्स कॉम्पैक्टा के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, दूसरा हो गया आपका पार्स रेक्टिकुलेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। अब जो पार्स कॉम्पैक्टा है वो किसके लिए है, डोपामिन के लिए है, और रेक्टिकुलेटा गाबा के लिए है। तो ये बॉडी मूवमेंट में हेल्प करेगा और ये मूड और इमोशंस को कंट्रोल करेगा। तो ये हो गई आपकी सब्सटेंशिया नाइग्रा की बात हो गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग फंक्शंस की, कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। बेसल गैंग्लिया के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो बेसल गैंग्लिया के फंक्शंस जो हैं वो क्या है, सबसे पहले तो ये एक रिले सेंटर है, नोट करिएगा इसको, इट इज़ कॉल्ड अ रिले सेंटर ऑफ मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी का क्या है, ये रिले सेंटर है, क्योंकि ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएशन ऑफ एक्टिविटी के। ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एक्टिविटी की शुरुआत करने के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये कंट्रोल करता है ऑटोनॉमस वॉलेंट्री एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। किसको करता है, ऑटोनॉमस वॉलेंट्री एक्टिविटी को भी क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। जैसे आपका हो गया क्या, ब्लिंकिंग ऑफ आई, और क्या हो गया, स्वॉलो ऑफ सलाइवा, और फेशियल एक्सप्रेशंस, इनको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो ये आपका इसका फंक्शन हो गया। अब जो बेसल गैंग्लिया के पास क्या होता है, कॉपर होता है, कॉपर होता है। बेसल गैंग्लिया में क्या प्रेजेंट होता है आपका, कॉपर प्रेजेंट होता है। तो बेसल गैंग्लिया में जो कॉपर होता है तो वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, वो होता है ट्रांसपोर्ट सेल्लोप्लाज्मिनोजन के थ्रू। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपका कॉपर लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर इस एंजाइम की अगर आपके पास डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाएगी, तो कॉपर लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि इसकी टॉक्सिसिटी होगी। तो क्या होगा, आपको एक डिजीज़ होगी जिसका नाम है विल्सन डिजीज़। तो इसमें आपके क्या होगा, कॉपर डिवाइड होगा, डिपॉजिट होगा, और एक रिंग बन जाएगी आँखों के पास कॉपर कलर की, जिसको बेसल गैंग्लिया आई भी बोलते हैं। तो विल्सन डिजीज़ के आपके 3 सिम्टम्स हैं। 3 सिम्टम्स कौन कौन से हैं वो हम लोग जान लेते हैं। तो विल्सन डिजीज़ के 3 सिम्टम्स खास हैं, वो बहुत ही खास सिम्टम्स हैं। एक तो आपका हो गया फ़नी फेस, दूसरा हो गया आपका सनफ्लावर कैटरैक्ट, तीसरा हो गया आपका कीजर फ्लीचर रिंग, जिसमें क्या होता है, गोल्डन कलर कॉपर रिंग होती है आई के अराउंड, और ये इसका क्या है, हॉलमार्क साइन है। क्लियर।
तो ये हो गया आपका इसका एग्जाम्पल। तो प्रोसेनसेफ्लॉन में हम लोगों ने सेरिब्रम और बेसल गैंग्लिया को पढ़ लिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो चल रहा है वो आपका टेलेनसेफ्लॉन के चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग लिम्बिक सिस्टम पढ़ेंगे। लिम्बिक सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ेंगे डायनसेफ्लॉन, जो कि आपका फोर ब्रेन का ही हिस्सा है। तो अभी हम लोग फोर ब्रेन पे ही चल रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आपका लिम्बिक सिस्टम के बारे में। व्हाट इज़ लिम्बिक सिस्टम? तो लिम्बिक सिस्टम में ये खास बात है कि इसको हम लोग कहते हैं इमोशनल ब्रेन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इमोशनल ब्रेन। ये 6 ऑर्गन से मिलके बना होता है। 6 ऑर्गन्स होते हैं इसमें, और हाईली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इमोशंस के लिए, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, और ऑल फैक्शन में भी क्या करता है? ये हेल्प करता है। अब बात कर लेते हैं इसके ऑर्गन कौन कौन से हैं। 6 ऑर्गन इसके बहुत ही खास हैं, प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। 4, 5, 6। एक तो हो गया आपका एमाइगडाला, दूसरा हो गया आपका हिप्पोकैम्पस, तीसरा हो गया आपका ऑलफैक्टरी बल्ब, चौथा हो गया आपका फ्रंटल लोब, पांचवा हो गया आपका थैलमस, और छठा हो गया आपका हाइपोथैलमस। तो ये 6 ऑर्गन होते हैं। अब जो हिप्पोकैम्पस की बात कर लेते हैं हम लोग। तो हिप्पोकैम्पस क्या होता है? जब मान लीजिए कोई कुत्ता काट लेता है, डॉग बाइट होती है, तो रेबीज़ होता है। और रेबीज़ में क्या देखने को मिलती है? खास बात है आपकी नाइग्री बॉडीज़ हो जाती हैं डेवलप, जो कहाँ देखने को मिलती है? आपके हिप्पोकैम्पस वाले पार्ट में देखने को मिलती हैं। तो ये हो गई आपकी बात लिम्बिक सिस्टम की। अब आपका यहाँ से आपका टेलेनसेफ्लॉन कंप्लीट होता है, और हम लोग अब बात करते हैं आपके डायनसेफ्लॉन की, कि व्हाट इज़ डायनसेफ्लॉन। तो डायनसेफ्लॉन में जो हम लोग पहला ऑर्गन पढ़ेंगे उसका नाम है हमारा थैलेमस। थैलेमस की बात कर लेते हैं। तो थैलेमस जो है वो 80% पार्ट है किसका? डायनसेफ्लॉन का। थैलेमस आपको क्या है? 80% पार्ट है किसका? डायनसेफ्लॉन का। और आउटर पार्ट इसका सेम है, वाइट है, और इनर पार्ट इसका ग्रे है। और थैलेमस और मतलब थैलेमस के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो आपको क्या होता है? थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन जो होता है ये भी क्या होता है? एक रिले सेंटर होता है, और ये टच, पेन, टेम्परेचर और प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सेप्ट ऑल फैक्शन। ऑल फैक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। और थैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं? पेन गेट भी बोलते हैं, या फिर गेटवे ऑफ पेन इसको कहलाते हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस तो हम लोग हमेशा से पढ़ रहे हैं क्या होता है। तो आपका जो हाइपोथैलेमस है वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़ना है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में, जिससे एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जा सके। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? जस्ट बिलो द थैलेमस। थैलेमस के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट एट जस्ट बिलो द थैलेमस। अब इसका आउटर पार्ट क्या होगा? सेम है, वाइट रहेगा, और इनर पार्ट क्या होगा आपका? ग्रे रहेगा। ये चीज़ सब में अब सेम रहेगी। वेट इसका जो होता है वो करीब करीब 7 ग्राम के लगभग होता है। अब इसका हम लोग एक तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं कैसा होता है। ये आपका जैसे ये है, तो ये आपका हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी हो गई, और ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गई। तो यहाँ से जो आपकी वेन निकलती है वो होती है क्या? पोर्टल वेन होती है। पोर्टल वेन होती है, जो कि छोटी होती है। ये आपके न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं? अनमाइलिनेटेड होते हैं। क्लियर? अब क्या होता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है इससे सिर्फ 2 और हार्मोन निकलते हैं। एक तो आपका निकलता है ऑक्सीटोसिन, और एक निकलता है आपका ADH यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन निकलता है।
और जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं उससे कई सारे निकलते हैं, LH, FSH, प्रोलैक्टिन, थायराइड, कई सारी चीज़ें इससे निकलती हैं। तो हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो एंडोक्राइन के कई सारे फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका एंडोक्राइनल फंक्शन जो होता है वो। तो इसका एंडोक्राइनल क्या फंक्शन होता है, इसके एंडोक्राइनल फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका एंडोक्राइनल फंक्शन है जो हाइपोथैलेमस है उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, और मास्टर ग्लैंड कहते हैं पिट्यूटरी को। इसका नाम क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये 6 हार्मोन्स जो है सिक्रीटरी करती है और 2 इनहिबिटरी करती है। तो जो 6 हार्मोन जो है वो क्या करती है आपकी, सिक्रीटरी करती है, और 2 क्या करती है, इनहिबिटरी करती है। क्लियर। और क्या होता है, इस जो 2 हार्मोन्स हैं वो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, जो बता चुके हैं कहाँ से निकलते हैं, कौन से होते हैं, वो एंटी डायरेटिक होते हैं और ऑक्सीटोसिन होता है, 2 ऐसे हार्मोन हैं। अब दूसरा फंक्शन इसका क्या है, एक तो आपका हो गया एंडोक्राइनल फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन है आपका हंगर कंट्रोल का। जो हंगर कंट्रोल है वो भी इसी से होता है। तो हंगर कंट्रोल में क्या है, इसके 2 सब सेंटर होते हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया आपका एपेटाइट और दूसरा हो गया आपका सेटिस्फैक्ट्री। ये क्या करता है, एपेटाइट इंक्रीज़ करता है हंगर को, और ये आपका क्या करता है, डिक्रीज़ करता है हंगर को। यानी कि एक आपका क्या करता है, भूख बढ़ाता है, और एक आपकी भूख को कम करता है। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। जो एपेटाइट है वो आपका क्या करेगा, भूख को बढ़ाएगा, और सेटिस्फैक्ट्री यानी कि सेटिस्फाई हो गए तो ये भूख को क्या करेगा, कम करेगा। तीसरा इसका फंक्शन क्या है आपका, थ्रस्ट को और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब चौथा फंक्शन जो कि इसका सबसे खास फंक्शन है वो है आपका टेम्परेचर कंट्रोल करने का। ये हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा था, लेकिन इसके अलावा भी जो जो फंक्शंस है वो हम लोग आज पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। अब टेम्परेचर रेगुलेशन का है। तो टेम्परेचर रेगुलेशन का तो पता है 2 तरह से होता है, एक तो थर्मोलाइसिस होता है और एक होता है आपका थर्मोजेनेसिस। तो जो इसका थर्मोलाइसिस यानी कि हीट को जो है आपका लॉस होती है, तो वो कहाँ से होती है, आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी से होती है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस से होता है, यानी कि हीट का लॉस होना, लाइसिस मतलब टूटना, और जेनेसिस यानी कि हीट का बनना, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो ये कहाँ होती है प्रोडक्शन, पी से याद रखिएगा, तो ये होती है आपकी पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से होता है। तो ये आपका हो गया टेम्परेचर रेगुलेशन की बात है। अब बात कर लेते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कैसे कंट्रोल करता है, ANS को, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जिसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं पुरानी क्लासेस को। तो आप लोग क्लासेस नंबर 2 या 3 में ज़रूर जाके देख लीजिएगा। अब छठी बात आ गई, छठे नंबर पे क्या चीज़ हो गई, तो छठे नंबर पे आपका हो गया स्लीप को कंट्रोल करता है एडल्ट में। एडल्ट में कौन स्लीप कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। स्लीप, स्पेशल पॉइंट लिखिएगा, स्लीप कंट्रोल इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में ये स्लीप को कंट्रोल करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। लेकिन अब एडल्ट में ये करता है तो बच्चों में कौन करेगा, तो चाइल्ड में कौन करेगा, आपका ये पीनियल ग्लैंड करेगा कंट्रोल। क्लियर। अब इसी के बारे में 2-4 अच्छी अच्छी चीज़ें और जान लेते हैं। हार्ट ऑफ एंडोक्राइन किसको कहते हैं, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और किंग ऑफ एंडोक्राइन किसको कहता है, तो हार्ट, अगर चलिए यही बता देते हैं, हार्ट ऑफ एंडोक्राइन कहते हैं हाइपोथैलेमस को, और किंग ऑफ एंडोक्राइन कहते हैं आपके पिट्यूटरी को। ये हो गई कुछ जनरल चीज़ें। अब जो हम लोग का डाइनसेफ्लॉन का फोर ब्रेन का लास्ट हिस्सा बचा है वो है आपका
एपिथैलेमस और मेटाथैलेमस, जिसको हम लोग साथ साथ पढ़ लेते हैं। एक है आपका एपिथैलेमस और एक है आपका मेटाथैलेमस। तो जो एपिथैलेमस है वो क्या है, सुपीरियर है किसके, थैलेमस के, यानी कि थैलेमस के ऊपर है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एपिथैलेमस बोलते हैं। तो ये क्या है, सुपीरियर टू थैलेमस। और ये मेटाथैलेमस है वो क्या है, नियर है किसके, थैलेमस के। क्लियर। अब इसमें क्या होती है, पीनियल ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और इस ये क्या करता है, हेल्प करता है सेंसरी फंक्शन में, हेल्प इन सेंसरी फंक्शन। और ये आपका क्या करता है, ये इमोशंस में हेल्प करता है आपका एपिथैलेमस। तो ये बात हो गई आपकी एपिथैलेमस और मेटाथैलेमस, जिसको हम लोगों ने पैरेलली समझ लिया है। तो यहाँ से आपका पूरा डाइनसेफ्लॉन या कि फोर ब्रेन आपका कंप्लीट होता है। इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जिसने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ इससे पहले की सारी क्लासेस देखें। नोट को टेलीग्राम से ज़रूर डाउनलोड करें, आपको इससे बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिड ब्रेन की, और आज ही हम लोग हिंड ब्रेन के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो फिर कल उसके बाद हम लोग चलेंगे क्रेनियल नर्व्स के ऊपर। तो अब हम लोग बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन का एक और नाम हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, दैट इज ऑल्सो नोन एज मेसोसेफ्लॉन। इसका भी आउटर क्या होगा, वाइट होगा, इनर क्या होगा, ग्रे मैटर का होगा। क्लियर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ये क्या है, ब्रेन स्टेम का ही पार्ट है। इसमें कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स जाती हैं, तो इसमें क्रेनियल सीएन यानी कि क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी ओरिजिनेट होती हैं, 3 और 4 ओरिजिनेट होती है। अब मिड ब्रेन में भी क्या होते हैं, दो चीज़ें आती हैं, एक आता है टैक्टम आता है आपका, और एक आता है आपका सबस्टेंशिया नाइग्रा आता है, जो कि हम लोग सबस्टेंशिया नाइग्रा पढ़ चुके हैं और टैक्टम हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो अब टैक्टम की बात कर लेते हैं। टैक्टम, तो टैक्टम क्या होता है आपका, टैक्टम दो तरह के होता है, एक होता है सुपीरियर कॉलिकुलाई, एक होता है आपका इंफीरियर कॉलिकुलाई। तो जो सुपीरियर कॉलिकुलाई होती है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आई और नेक मूवमेंट के ड्यूरिंग विजुअल रिफ्लेक्स। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आई एंड नेक मूवमेंट ड्यूरिंग विजुअल रिफ्लेक्स। क्लियर। और जो इंफीरियर कॉलिकुलाई होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, नेक मूवमेंट के लिए होती है, पर ड्यूरिंग ऑडिटरी रिफ्लेक्स। यानी कि आप जब अपना किसी को देखने के लिए अपना नेक का मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपका कौन सा टैक्टम वर्क करेगा, सुपीरियर कॉलिकुलाई टैक्टम वर्क करेगा। और जब आप किसी की आवाज़ सुनने के लिए जब आपको कोई आवाज़ देगा तो आपका इंफीरियर कॉलिकुलाई टैक्टम वहाँ पे वर्क करेगा। तो रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होते हैं, और एक्टिविटी जो होती है वो आपकी वॉलेंट्री रिस्पॉन्स होती हैं। तो ये आपकी बात हो गई किसकी, मिड ब्रेन की बात हो गई। अब इसका हम लोग एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये है आपका मिड ब्रेन, ये एरिया आपका मिड ब्रेन है। क्लियर। अब हम लोग आगे बात करते हैं हिंड ब्रेन के बारे में, बात कर लेते हैं हम लोग। व्हाट इज हिंड ब्रेन। तो हम लोग बात करते हैं हिंड ब्रेन की।
तो हिंड ब्रेन के बारे में हम लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोम्बेनसेफ्लॉन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोम्बेनसेफ्लॉन, ऑल्सो नोन एज रोम्बेनसेफ्लॉन। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके 3 स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, पॉन्स, मिड ब्रेन और आपका सेरिबेलम। 3 चीज़ों के बारे में हम लोग इसके में पढ़ेंगे और मेडुला ऑब्लिगेंडा भी पढ़ेंगे। क्लियर? तो आ जाइए, आप इसके स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं, क्योंकि इमेजेस से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये आपका ये स्ट्रक्चर है आपका। ये आपका स्ट्रक्चर है। तो देखिए, बात कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने अभी तक बात करा, तो ये एरिया आपका हो गया सेरिब्रम, कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये एरिया आपका हो गया बेसल गैंग्लिया का। अब ये एरिया जो है आपका वो क्या है, ये है आपका पॉन्स। ये एरिया आपका क्या है, मेडुला ऑब्लिगेंडा है। और ये एरिया जो आपका है वो क्या है, सेरिबेलम है। तो ये आपका क्या है, ये एरिया आपका हिंड ब्रेन है। क्लियर? और ये फोर ब्रेन है और ये आपका मिड ब्रेन है। तो ये आपका एरिया बट गए हैं ऐसे ब्रेन के। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, वो किसकी बात करेंगे, पॉन्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले पॉन्स की बात करते हैं। तो पॉन्स की बात कर लेते हैं, पॉन्स क्या होता है। तो पॉन्स जो होता है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। तो ये क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। और इससे कौन कौन सी क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट होती हैं, तो 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है और 8 होती है। अब फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो फंक्शंस इसके क्या क्या हैं, एक तो ड्रीम जनरेशन में ये हेल्प करती है। जो आपको सपने आते हैं उसके लिए यही सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा आपके किसके लिए होता है, मैच्योरेशन सेंटर के लिए होता है, यानी कि टॉयलेट वगैरह जो आती है आपको उसके लिए होता है एडल्ट्स में। और चाइल्ड में बात कर लेते हैं, जब एडल्ट की बात आ जाती है तो चाइल्ड की बात कर लिया जाता है। तो चाइल्ड में आपका होता है सैक्रल रीजन। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है तीसरा है एसेसरी रेस्पिरेटरी फंक्शन भी होता है इसका। अब इसमें क्या होता है, ये किसको कंट्रोल करता है, आपकी डेप्थ को कंट्रोल करता है। डेप्थ कंट्रोल करता है ये, यानी कि गहराई, पर रेट को नहीं करता है कंट्रोल। ये स्पेशल चीज़ याद रखिएगा। तो पॉन्स में 2 खास सेंटर होते हैं, वो अच्छे से याद रखना है। जो 2 खास सेंटर होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, तो एक होता है आपका डेप्थ 2 सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका एपन्यूटिक सेंटर, ये क्वेश्चन आता है काफ़ी बार, और इतना आपको यूट्यूब की क्लास में मैटर कहीं नहीं मिलेगा। एक होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तो ये आपको पूरी नर्वस सिस्टम एक तरह से यूट्यूब की क्लास में पढ़ा दी जा रही। तो इसको प्लीज़ आप लोग इसके नोट्स अच्छे से बनाइएगा, चाहे आप पढ़ते पढ़ते बनाइए या फिर आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे आगे। तो जो आपका एपनेटिक सेंटर होता है वो आपका क्या होता है, इंस्पिरेटरी होता है। ठीक है, और ये डेप्थ को क्या करता है, बढ़ाता है। और जो आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है वो क्या होता है, एक्सपायरेटरी होता है, और ये डेप्थ को क्या करेगा, आपकी कम करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो दूसरे नंबर की बात आती है वो होती है हमारी सेरिबेलम। सेम यही चीज़ है, आउटर पार्ट वाइट रहेगा, इनर पार्ट ग्रे रहेगा। इसको बार बार अब नहीं लिखवा रहे हैं, ये आप लोग अपना लिखते रहिएगा बात बात पे। अब ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट जो है वो आपको क्या था, सेरिब्रम था, ये सेकेंड लार्जेस्ट है। सेरिबेलम और सेरिब्रम एक ही तरह से लगते हैं लेकिन होते अलग अलग हैं।
ये सेकंड लार्जेस्ट है, वो लार्जेस्ट है, वो ऊपर की तरफ रहता था, ये नीचे हिंड ब्रेन की तरफ रहता है। अब इसमें जो नीडली कनेक्ट करता है इन दोनों को, उसका नाम है आपका वर्मिस। वर्मिस क्या करता है, नीचे कनेक्ट करता है, और जो फोल्ड्स करता है कनेक्ट, उसका नाम है आपका फॉक्स सेरिबेलाई। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे पहले ही। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, सेरिबेलम की। अब सेरिबेलम के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, उसकी बात तो बहुत ज़रूर करनी चाहिए। तो उसकी क्या बात है, फंक्शंस की बात है। तो फंक्शन हो गया आपका, एक तो ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस के लिए, दूसरा रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पोस्चर के लिए, और तीसरा रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट के लिए। अगर इसमें इंजरी होती है तो गेट लाइक पोस्चर हो जाता है इसका। ये चीज़ याद रखिएगा। और इसमें कौन कौन सी 8th क्रेनियल नर्व इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि क्या होती है, बैलेंस के लिए होती है। और इसको बैलेंस को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है आपका रोमबर्ग टेस्ट। जो ज़रूरी चीज़ें वही स्क्रीन पे लिखी जा रही हैं, बाकी आपने नोट्स बनाते रहिए जो भी बोल रहे हैं, और आप बाकी के डाउनलोड कर सकते हैं आप उससे, जो लिंक नीचे प्रेजेंट होता है। अब लास्ट बात कर लेते हैं, क्लास का टाइम हो रहा है, लेकिन लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं मेडुला ऑब्लागेंडा की, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है। और मैं चाह रही हूँ कि आज आपका पूरा ये ब्रेन का पार्ट कंप्लीट ही हो जाए, फिर कल से हम लोग क्रेनियल नर्व्स को पढ़ेंगे, ऑब्लागेंडा। तो मेडुला ऑब्लागेंडा सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा वाइटल है, बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। अगर ये डैमेज होता है तो समझ लीजिए बॉडी डेड हो जाती है। और ये किसका, ब्रेन स्टेम का पार्ट है, ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है। इससे कौन कौन सी क्रेनियल नर्व अराइज होती हैं, 9, 10, 11 और 12 क्रेनियल नर्व निकलती है। अब इसके सेंटर क्या क्या होते हैं, सेंटर की बात कर लेते हैं, इसके कौन कौन से सेंटर होते हैं। तो इसके जो सेंटर होते हैं वो कौन से होते हैं, एक तो आपका हो गया रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, एक आपका कार्डियक सेंटर हो गया, एक आपका रिफ्लेक्स सेंटर हो गया। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर में क्या करता है, ये रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, और डेप्थ को कौन कंट्रोल करता था, आपका पॉन्स कंट्रोल करता था। ये यहाँ पे क्या करता है, आपके रेट को कंट्रोल करता है। और ये कार्डियक सेंटर में हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, कार्डियक आउटपुट को कंट्रोल करता है, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और क्या करता है, वैसो मोटर सेंटर को कंट्रोल करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे बीपी कम ज़्यादा होता है। रिफ्लेक्स सेंटर में क्या क्या आ जाता है, आपका स्नीजिंग आ जाएगा, आपका वॉमिटिंग आ जाएगा आपका, और स्वेलिंग आ जाएगा आपका, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, और कफिंग आ जाएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये आपका पूरा ब्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, जिसमें हम लोगों ने आपका तीनों पार्ट आपके पढ़ लिए हैं, फोर ब्रेन भी पढ़ लिया है, मिड ब्रेन भी पढ़ चुके हैं हम लोग पूरा, और हिंड ब्रेन के भी एक एक ऑर्गन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और इनसे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाते हैं। तो बेसिकली अब आपकी एनाटॉमी पूरी हो रही है। अब हम लोग को कुछ टॉपिक्स एनाटॉमी में और पढ़ने हैं, जैसे कि क्रेनियल नर्व हो गई, स्पाइनल नर्व हो गई, और इन सबको ही डीप में पढ़ना है। फिर हम लोग चलेंगे नीचे एमएसएन के पार्ट पे, और कुछ आप लोग को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पहले ही कंप्लीट करा दिया, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आगे। फिर उसके बाद हम लोग डिजीज़ पोर्शन पे चलेंगे और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ दिनों में ही आपका इसका नर्वस सिस्टम का एमएसएन पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो मोर का ऑप्शन आता है वहाँ पे आप जाके ले सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ पे आप लोग को इसके नोट्स मिल जाएंगे एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस के चैनल पे नीचे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास के साथ बने रहिएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच।